नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 5 जुलाई 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के आज पूरे 25 सवाल मिल चुके हैं। तो 5 जुलाई की सेकंड शिफ्ट की अब तक अपन ने जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एनालिसिस किया है उनमें मैक्सिमम है 22 सवाल मिले थे। आज आपके पूरे 25 सवाल सेकंड शिफ्ट में मिले हैं। एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। और ये सभी सवाल अपन सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, किस जीके के सब्जेक्ट से कौन से सवाल पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इंक्लूड रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड शिफ्ट में हिस्ट्री से आज मैक्सिमम 7 सवाल थे, करंट अफेयर से 4 सवाल, पॉलिटी से 1 सवाल, जनगणना से भी 1 सवाल था, भूगोल से 3 क्वेश्चंस, विज्ञान से 2, अर्थशास्त्र से 3, नृत्य संगीत से 2 और विविध से भी 2 सवाल। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल @ट्रेंड जीके सर्च कर लेना या फिर डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने हिस्ट्री के जो 7 सवाल पूछे गए हैं वो कौन से हैं। सवाल नंबर 1, शेरशाह ने 1540 में किस युद्ध के द्वारा सूरी साम्राज्य की नींव रखी थी। तो 1540 ऑलरेडी सवाल में मेंशन था और शेरशाह के द्वारा 1540 में जो युद्ध हुआ था वो बिलग्राम का युद्ध था। तो बिलग्राम का युद्ध करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करूँ मैं युद्ध की, तो हुमायूं के जो प्रमुख 4 युद्ध हैं, देवरा, चोर, बासर, इस ट्रिक से याद रख सकते हो। 1530 से 1556 तक हुमायूं का जो शासनकाल रहा, इसमें देवरा का युद्ध सबसे पहले 1531 में, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, और चौसा और बिलग्राम दोनों ही 1 साल के गैप में, 1540 में बिलग्राम, फिर सरहिंद का युद्ध 1555 में। अब यहाँ पर ये जो 4 युद्ध हैं इनके बारे में जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं देते हो तब तक आपकी तैयारी 50% है वो अधूरी मानी जाती है। मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, जहाँ पर 2 फीचर मिलते हैं, एक टेक्स्ट बुक पास प्रो, एक जनरल पास। पास प्रो में एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं जो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपकी तैयारी को बूस्ट कर देता है। यानी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो भी मॉक टेस्ट, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यानी टेक्स्ट बुक एक बार पास ले लो, 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी ऑफर के तहत यदि आप TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ईयरली पास है, 1 वर्ष का पास, और 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो का ये स्पेशल फीचर है कि इसमें आप अनलिमिटेड टाइम मॉक टेस्ट रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। मॉक टेस्ट दिया, आपको लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, इसको मैं दोबारा अटेम्प्ट करूँ, दोबारा जब भी उसको आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पर आधारित भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और सिर्फ आज जनरल आप टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हो TTG के कूपन कोड से। इस पास में आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, बाकी उस पर आधारित मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे। कम प्राइस में ये टेक्स्ट बुक पास आपके लिए किफ़ायती हो सकता है। और सेम इंटरफेस एग्जाम में जो डैशबोर्ड देखने को मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, TTG के कूपन कोड के साथ में आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखिए, हुमायूं के 4 युद्ध में देवरा का युद्ध हुआ था, हुमायूं वर्सेज अफगान। अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया। युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। तो देवरा है हुमायूं अफगान। चौसा का युद्ध 1539 में, ये शेर खां, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। फिर बिलग्राम का 1540 में हो गया, इसमें शेर खां ने बिलग्राम के युद्ध में पुनः हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर बैठ गया। और नेक्स्ट यहाँ पर सरहिंद के युद्ध की बात करें तो 1555 में हुआ ये युद्ध, जो कि सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना की थी उनकी बहन गुलबदन बेगम ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में स्थापित आर्य समाज, और ये 1875 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई, 1875 10 अप्रैल को मुंबई में। अब प्रमुख समाज की बात करें तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की गई और 20 अगस्त को ये कलकत्ता में हुई है। आर्य समाज की मुंबई में हुई है। ब्रह्मा समाज की राजा राम मोहन राय ने की है। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरारू नायडू ने 1864 में मद्रास चेन्नई में। तो वेद समाज चेन्नई, ब्रह्मा समाज कोलकाता, आर्य समाज मुंबई में स्थापित। परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग ने की थी। और आत्मानंद पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मानंद पांडुरंग के द्वारा। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा सभ्यता में नाली और सड़कों ने किस आकार में कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी
उसके वैसे ये क्या थी, सीधी सड़कें थी और पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, ठीक है। तो सीधी सड़कें जो कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और समकोण पर काटती थी, इस टाइप से 90 डिग्री के एंगल पर जब काटती थी ये सड़कें आपस में, तो ये एक तरीके से आयत का निर्माण कर रही थी, ठीक है। गलियां और सड़कों ने शहर को आयताकार खंडों में विभाजित किया था, तो आयताकार हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 4 जो हिस्ट्री का है, चोल वंश की राजधानी क्या थी। अब आपको यदि पूछा है कि चोल वंश की सबसे पहले जो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी पूछा, तो उस केस में वो उरेयूर हो जाएगा जो तमिलनाडु में है। और बाद में पूछा है तो बाद में आपके तंजावुर था, ठीक है। प्रारंभिक मध्य युगीन काल के दौरान चोल साम्राज्य की राजधानी बन गया था उरेयूर, और चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयले। तो यहाँ पर तंजावुर हो जाएगा चोल वंश की राजधानी। प्रारंभिक पूछा है तो उरेयूर। मदुरै है वो दोस्तों पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै। भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। भारतीय का पूछा है तो वो हो जाएगी सरोजनी नायडू, ठीक है। 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। बाकी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं 1925 में सरोजनी नायडू, कानपुर में। और कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला कौन थी। 1947 से पहले कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सेन गुप्ता ने। और स्वतंत्रता के बाद पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इंदिरा गांधी। और उसके बाद सोनिया गांधी सबसे लंबे कार्यकाल के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष है महिला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा है। तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में। महात्मा गांधी जी ने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरुद्ध में बिहार के चंपारण में 1917 में सबसे पहले सत्याग्रह किया, और वहां पर महात्मा गांधी जी को इन्वाइट किया था सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ला ने। गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी ने किया, जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह को। बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की। हिस्ट्री का अंतिम सवाल। बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। अब पॉलिटी से देख लेते हैं। एक सवाल है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसके तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार इसमें ऐड किया गया 2002 में, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य, ऐसा प्रावधान करता है। करंट अफेयर से देख लेते हैं। 3-4 सवाल तो पूछे गए हैं। 2022 में कौन सा चक्रवात आया था। 2022 में 3 प्रमुख चक्रवात आप देख सकते हो, असानी, सितरंग और मेंडस। तो ये सभी 2022 में, सबसे पहले मई 2022 में जो असानी चक्रवात आया वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, अंडमान और निकोबार आइलैंड को कवर किया। उसके बाद जो सितरंग चक्रवात है वो अक्टूबर 2022 में असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया। और जो मेंडस साइक्लोन है वो दिसंबर 2022 में आया था चेन्नई और अंडमान निकोबार में। 2023 में अभी जून में लेटेस्ट बिपरजॉय चक्रवात आया अरब सागर से, गुजरात को प्रभावित किया है सबसे ज़्यादा। और बाकी यास जो है मई 2021 में बंगाल की खाड़ी से आया था। ताउते मई 2021 में अरब सागर से आया था। गुलाब सितंबर 2021 में आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। जावद 2021 ओडिशा, आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। नेक्स्ट वाले 2020 में कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ, यानी आरोग्य सेतु ऐप का पूछा है, जो कि 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। आरोग्य सेतु प्लेटफॉर्म है वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसको होस्ट किया गया है। कौन सा आईआईटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदान करता है, ये भी एक करंट अफेयर्स का सवाल है। तो आईआईटी हैदराबाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को बीटेक में शुरू करने वाला देश का पहला और दुनिया का तीसरा संस्थान बना है, जो कि बीटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को शुरू किया है। एक दोस्तों युद्धाभ्यास से सवाल पूछा है करंट अफेयर्स के रेफरेंस में। हिंद प्रसाद जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में युद्धाभ्यास कौन सा है, इस टाइप से पूछा है, तो इसका क्या ऑप्शन था। आंसर जिसको मालूम है कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अब जनगणना से एक सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। भारत का सबसे अधिक लिटरेट साक्षर जिला है वो दोस्तों शेर छिप है। क्या है, शेर छिप जो जिला है मिजोरम राज्य का, वो भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला हो जाएगा। और इसकी साक्षरता दर है 98.23%। सेकेंड सबसे अधिक साक्षर जिला है वो दोस्तों आइजॉल है, जो कि मिजोरम का है। ये भी मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है, ठीक है, अलीराजपुर, वो भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला। लक्षद्वीप है वो भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, 51.85% साक्षरता दर के साथ। दादर नगर हवेली सबसे कम साक्षरता दर वाला यूटी है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, जैसे शेर छिप है, ये सबसे
अधिक आपके साक्षरता वाला जिला है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात यदि पूछ रहे तो आप कहेंगे जो माहे जिला है पुदुचेरी का, वो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिसका है 1184 इसका लिंगानुपात है। अब भूगोल से 3 सवाल पूछे गए, कौन से देख लेते हैं। काली मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो दखन के पठार में काली मृदा पाई जाती है, जिसे रेगुर मृदा कहा जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है और भारत का कुल 15% भूभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, दखन के पठार है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये मिट्टी पाई जाती है। कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, कोरोमंडल तट है ये वाला, इस साइड वाला ये तट, तो कोरोमंडल तट है, ये शीतकाल के दौरान यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर वर्षा कम होती है। सर्दियों का जो मौसम होता है उस दौरान जो लौटता हुआ मानसून रहता है सितंबर अक्टूबर, वहाँ पर वर्षा हो जाती है कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर भारत में पश्चिम से आने वाली एक तेज धूल भरी गर्म शुष्क गर्मी की हवा को क्या कहा जाता है, तो लू का सवाल यहाँ पर पूछा गया है। विज्ञान से 2 सवाल कौन से देख लेते हैं। पौधों में पत्तियां नहीं होने से आने से पहले भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधे, जो पत्तियां झड़ जाती हैं उस केस में पहले से ही पौधे में स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर रहता है और फिर वो जड़ और तनों में जो संग्रहित भोजन है वो खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेता है। तो पौधे वैसे तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन उत्पादित करते हैं, लेकिन पत्तियां होना आवश्यक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। और जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो तने और जड़ों में संग्रहित भोजन का उपयोग किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में जो रहता है। एंथोसाइनिन OH के साथ कौन सा रंग देगा, OH माइनस यानी एक तरीके से क्षार है, एल्कलाइन है, ठीक है। तो एल्कलाइन के साथ में ये ब्लू रंग देगा, डीप ब्लू हो जाएगा। अम्लीय स्थिति में ये लाल रंग और एल्कलाइन के केस में नीला रंग। अब अगला यहाँ पर इकोनॉमिक्स के 3 सवाल देख लेते हैं। कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक आप देखेंगे और उसमें भी शेड्यूल्ड जो पब्लिक सेक्टर के कमर्शियल बैंक है वो बता देता हूँ। बाकी LIC ऑप्शन में था तो LIC कोई वाणिज्यिक बैंक नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है, तो 12 आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आपको पता होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर का है, यानी आप मान सकते हो गवर्नमेंट बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, ये 12 गवर्नमेंट यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिक, कौन सा कारक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। 3 प्रमुख यहाँ पर फैक्टर है जिसके बेस पर ये मापन किया जाता है इस सूचकांक का। तो मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, 3 प्रमुख फैक्टर जिससे मानव विकास सूचकांक है वो गणना होती है। और मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 प्रमुख आयाम को रिकॉर्ड करता है। एक तो ज्ञान तक पहुंच, सभ्य जीवन स्तर और लंबा और स्वच्छ जीवन, यानी लंबा और स्वच्छ जीवन है, जीवन प्रत्याशा है, ज्ञान तक पहुंच शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय, सभ्य जीवन स्तर है, उसके इसके ये 3 प्रमुख पैमाने हैं इसके। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, भारत व्यापार के लिए विदेशों में सबसे ज़्यादा कौन सा मार्ग उपयोग में लेता है। तो मात्रा के हिसाब से देखें तो भारत का लगभग 90% विदेशी व्यापार, और मूल्य के हिसाब से देखें तो 70% विदेशी व्यापार है वो समुद्री मैरीटाइम समुद्री ट्रांसपोर्ट है, जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट समुद्री परिवहन के द्वारा सबसे अधिक व्यापार होता है, उसके बाद एयर के द्वारा, ठीक है। अब नृत्य संगीत से 2 सवाल देख लेते हैं कि नोटों तथा स्वरों के द्वारा उत्पन्न संयुक्त ध्वनि को क्या कहते हैं। इसका आंसर या फिर एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पा रहा है। नोटों और स्वरों के द्वारा उत्पन्न कोई एक स्वर था या फिर कुछ और था, वो आप बताना। संयुक्त ध्वनि का पूछा है। वैसे यहाँ पर जो म्यूजिक से ये CRPF एक बार एग्जाम में सवाल रिपीट कर रहे हैं, इससे पहले वाली शिफ्ट में भी देखा और हेड कांस्टेबल एग्जाम में भी देखा। तो अलग से म्यूजिक का वीडियो आप सर्च कर सकते हो, म्यूजिक टॉप क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक टॉप ट्रेंडिंग GK, और वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में वीडियो मिल जाएगा जहाँ से अभी TCS एग्जाम में सवाल पूछती है। उसका कुछ ब्रीफली पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको पूछ रहे सूक्ष्म अलंकरण कौन सा है, तो वो गमक है, ठीक है। मेल की परिभाषा पूछ ले तो नए राग तथा धुनों को उत्पन्न करने वाली क्षमता वाले जो संगीत का पैमाना वो मेल है। श्रुति है वो पिच का सबसे छोटा क्रम है, और श्रुति की संख्या 22 होती है, ऑलरेडी पूछा हुआ TCS में। लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय, ये भी याद रखना है। इसी प्रकार राग में प्रयुक्त स्वरों की संख्या के आधार पर राग 3 प्रकार की जातियां होती है, संपूर्ण, षाडव, ओडव, ठीक है। और इसमें संपूर्ण का मतलब आरोह तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग, षाडव में जिस राग में आरोह तथा अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग होता है, ओडव में आरोह अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त आपको स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण, इसके भी बारे में पता होना चाहिए। अब तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में एक आपके MTS एग्जाम में सवाल रिपीट हुआ था।
तो तराना के बादशाह कहा जाता है मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा को। तराना में तीव्र गति से गाए जाने वाले कई शब्दों का प्रयोग होता है। ये लयबद्ध विषय बनाने पर केंद्रित होता है। ठुमरी है वो मिश्रित रागों पर आधारित है। इसे अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत कहा जाता है। ठुमरी भक्ति आंदोलन से अधिक प्रेरित है। और वर्ण आप देख सकते हो स्थायी वर्ण, जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है, रे ग ग ग वो स्थायी है। आरोही में सा रे ग म प ध नि। अवरोही में उल्टा इसका हो जाएगा। संचारी में आरोही अवरोही स्थायी तीनों मिक्स हो जाते हैं। और इस टाइप से नेक्स्ट सवाल है काग्याद उत्सव कहाँ का प्रचलित है। तो काग्याद उत्सव है वो सिक्किम का, ठीक है, काग्याद सिक्किम। विविध से दो सवाल है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। आपको बता दूं राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला कौन थी। रुक्मणी देवी अरुंडले। स्वर कोकिला और भारत कोकिला दोनों अलग है, ध्यान रखना। स्वर कोकिला है लता मंगेशकर और भारत कोकिला है सरोजनी नायडू। एक सवाल है स्तूप के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो बार बार इसका बता चुका हूँ। स्तूप में सबसे आगे आपको मिल जाएगा तोरणदार, और सबसे ये एक रेलिंग होती है, बाहर में वेदिका बोलते हैं, और ये प्रदक्षिणा पथ है, ये अंड होता है। ऊपर आपके हर्मिका है, हर्मिका के ऊपर छत्री और लास्ट में छत्र होता है। तो हर्मिका का हो सकता है आपको पूछा, या फिर सबसे ऊपर तो छत्र होता है। तो इस टाइप से आपने 25 के 25 सवाल देखे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के। इनमें से आप कितने सवाल क्रैक कर सकते थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप में। धन्यवाद।